कुछ ही दिन पहले मेरी सास का फ़ोन आया था। उन्होंने खुशी से बताया कि कल ही मेरा देवर अरशद शहर पहुंच जाएगा, उसकी नौकरी लग गई है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। शादी के फ़ौरन बाद तो मेरा शौहर इरफान मुझे शहर ले आया था, लेकिन चंद महीनों बाद कंपनी ने उसे बाहर मुल्क भेज दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की कि मुझे गांव वापस भेज दो, मैं अपने मायके में रह लूँगी, ससुराल भी तो गांव ही में है। मगर वो नहीं माना। कहने लगा, नहीं, तुम मेरे इसी फ्लैट में रहोगी। पिछले 3 महीने से मैं अकेली ही इस फ्लैट में रह रही थी। आसपास के लोगों से जान पहचान हो गई थी, दिल भी लग गया था, लेकिन ज्यों ही अरशद के आने की बात सुनी तो घबराहट सी हो गई। अगर इरफान होता तो फिक्र न होती, मगर देवर का अकेले मेरे साथ रहना मुझे किसी तरह दुरुस्त नहीं लग रहा था। सास से साफ इनकार भी तो नहीं कर सकती थी। रात को जब इरफान का फ़ोन आया तो मैंने सास वाली बात बता दी। वो बोले, अच्छी बात है, वो आ जाएगा तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी। मैंने कहा, इरफान, मैं अकेली उसके साथ एक घर में कैसे रह सकती हूँ? मेरी बात सुनते ही वो तैश में आ गए। बोले, क्या मतलब? वो मेरा भाई है, तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है? उसके लहजे में जो गुस्सा था, मैं आगे कुछ बोल न सकी। दरअसल अरशद को मैं शुरू से पसंद नहीं करती थी। इरफान और अरशद दोनों मेरी दूर की फूफी के बेटे थे। इरफान तो हमेशा संजीदा और शाइस्ता मिजाज रहे, मगर अरशद बातूनी, लफंगा, लड़कियों से हंसी मजाक करने वाला। गांव की लड़कियों से जो बातें सुनी थीं, उसकी वजह से मैं उसे घूर कर भी देखना गवारा न करती थी। अब उसके साथ एक ही छत तले रहना और नौकरी लगने का मतलब ये था कि वो महीनों बल्कि शायद साल भर यहीं रहेगा। इरफान तो 6 महीने पहले वापस नहीं आ सकते थे। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने सास की हिदायत पर ख़ास बिरयानी बना ली। शाम 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मुझे मालूम था अरशद ही होगा। दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा था। बड़ी बेतकलीफ़ी से बैग उठाए अंदर दाखिल हो गया। बोला, तौबा, बस का सफ़र भी जान ले लेता है। 2 दिन तो मैं लंबी तान कर सोऊंगा। फिर बोला, मेरा कमरा कौन सा है? फ्लैट में सिर्फ 2 कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। वो कमरा मैंने ड्राइंग रूम बना रखा था, ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। उसने एक नज़र घुमाया और बोला, यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम यहाँ सो जाया करो, मुझे तो बिस्तर पर ही नींद आती है। ये कहकर वो सीधा मेरे कमरे में चला गया। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। उस वक़्त उससे बहस करने के मूड में नहीं थी कि पहले दिन ही भाभी ने झगड़ा शुरू कर दिया। वो मुझसे एक बस 2 साल छोटा था, मगर कतकाट की वजह से मुझसे बड़ा ही लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वो नहा धोकर आ गया। बिरयानी देखकर खुश हुआ। बोला, वाह, तुम्हारे हाथ बड़े मज़े के हैं। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। शादी के फ़ौरन बाद तो तुम शहर आ गई थी। फिर बोला, तुम्हारे लिए तहफ़ा लाया हूँ, आओ दिखाता हूँ। बड़ी बेतकलीफ़ी से मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, हाथ छोड़ो। बोला, पहले तहफ़ा तो देख लो। एक खूबसूरत फैंसी सूट निकाल कर दिया। मैंने रख तो लिया, मगर जिस किस्म का लड़का था, सोचा उससे फसला ही बेहतर है। मुझे कहाँ मालूम था कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस अजाब में डाल दिया है। रात को अरशद मेरे कमरे में ही सो गया और मुझे ड्राइंग रूम के सोफ़े पर लेटना पड़ा। सोचा, कल उसे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है, अगर उसे तकलीफ़ है तो सोफ़ा ड्राइंग रूम में रखकर वहाँ कमरा बना ले। सुबह उठी तो वो जा चुका था। दोपहर को बड़ी खुशी से घर दाखिल हुआ। बोला, मेरी नौकरी पक्की हो गई, कल से ज्वाइन कर लूँगा। फिर बेढंगे अंदाज से लाउंज में बैठ गया, टेबल पर पाँव रख दिए। बोला, उफ, थक गया हूँ, 1 कप चाय बना दो। मैं उसकी बड़ी भाभी थी, मगर जनाब ने कोई तकलीफ न की। चाय बनाकर दी और कहा, मुझे अपने कमरे की आदत है, तुम ड्राइंग रूम को कमरा बना लो। उसने जो जवाब दिया, मेरा दिमाग फट गया। बोला, अगर तुम चाहो तो एक ही कमरा एडजस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर मैं गुस्से से उसे घूरने लगी तो वो हंस पड़ा। बोला, मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन जाने लगी तो बोला, वैसे गुस्से में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मुझे मालूम था वो ऐसी बातें करने का आदी है, चाहे सामने वाला कितना ही बुरा माने, वो बाज नहीं आता। रात का खाना बना रही थी। वो लाउंज में बैठा अंग्रेजी फिल्म देख रहा था। जो आवाज़ें आ रही थीं किचन तक सुनाई दे रही थीं।
जी चाहा खरी खोटी सुना दूं कि घर में भाभी भी मौजूद है, तमीज़ नहीं। खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का मंजर देखकर सर पीटने को जी चाहा। सारे कपड़े, तौलियाँ, जूते, मोजे बिखरे पड़े थे। जितनी मैं नफीस पसंद थी वो उतना ही बेतरतीब। मैंने उसके सारे कपड़े उठाए, धोने को डाले, बैग बंद करके लाउंज में रख दिया। अगले दिन उसने बिस्तर ड्राइंग रूम से उठाकर मेरे कमरे में रख दिया। मैं अरशद के घर आने से पहले ही खाना बनाकर कमरे में आ जाती, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती। जब वो खा पी कर सो जाए तब बाहर निकलती। जितना कम सामना हो बेहतर, क्योंकि वो नंबर 1 बदतमीज़ था। मगर एक दिन उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोला तो बोला, खाना टेबल पर लगा दो। बशरी, कब से भूख लगी है, तुम्हें एहसास ही नहीं कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, सब तैयार है, खुद प्लेट में डाल लो। वो सर हिलाते हुए बोला, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर वही मानी खेज मुस्कुराहट। फिर करीब आकर बोला, मुझे इन कामों की आदत नहीं। तुम्हें तकलीफ तो होगी, मगर ये सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। चलो जल्दी खाना लगाओ। मैं गुस्से से उसे घूरती रह गई। खाना गर्म करके टेबल पर रखा। अपनी प्लेट बनाकर कमरे में जाने लगी तो बोला, ये क्या बात हुई, मेरे सामने बैठकर खाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। मैं वैसे भी मुसलमान हूँ, इंसानी गोश्त मुझ पर हराम है। फिर हंसते हुए बोला, भाभी हो तुम मेरी, मगर न बात करती हो न कुछ। मुझे लगता है इरफान भी इसीलिए बाहर भाग गया कि तुम उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक करती होगी। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। बोली, अपने काम से काम रखो, खाना मिल रहा है, बस खाया करो। मैं कहाँ बैठती हूँ, क्या करती हूँ, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे गौस्से में देखकर वो मुस्कुराया। बोला, ऐसे गौस्से में बात मत किया करो, और भी खूबसूरत लगती हो। काश इरफान की जगह मैं होता। मुझे आग लग गई। बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? बोला, कैसी शर्म, देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक चलते हैं। तुम शायद बहुत संजीदा किस्म की हो। मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारो तो पता चले जिंदगी कितनी हसीन है। मैंने इरफान से फ़ोन पर सब कुछ बताया, मगर इरफान अजीब आदमी था। कहता, तुम गलत सोचती हो, वो ऐसा नहीं। उसे अपने भाई पर अंधा भरोसा था। एक रात मैं सो रही थी कि अजीब सी आवाज़ आई। आंख खुली तो लगा मेरी गैलरी में कोई है। दिल धड़कना भूल गया। खामोशी से बिस्तर से उतरी। पर्दा हटाकर देखा तो 2 नौजवान हाथों में पिस्तौल ली खड़े थे। मुझे मालूम न था कि गैलरी का दरवाज़ा अंदर से बंद है या नहीं। अगर वो अंदर आ गए तो तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मेरा कमरा अंदर से लॉक होता था, बाहर से नहीं। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भी आ सकते थे। मैंने अरशद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला। शायद गहरी नींद में था। मेरे चेहरे की हिबत देखकर बोला, क्या हुआ? मैं उसे पीछे धक्के देकर अंदर घुस गई। दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मेरी हालत ठीक न थी। बमुश्किल बोली, मेरे कमरे में चोर। इतना कह ही पाई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे तो होश उड़ गए। अरशद भी घबरा गया, मगर मेरी हालत ये थी कि दिल रुक जाएगा। खौफ से मैं उसके सीने से लग गई, कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। बोली, बाहर चोर हैं, उनके हाथ में पिस्तौल है। वो बोला, परेशान ना हो, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे अलग करने की कोशिश की, मगर मैं खौफ से इस कदर दबक गई थी। वो मुझे लेकर बिस्तर तक आया, बिठाया, खुद भी पास बैठ गया। बोला, डरो मत, मैं हूं ना। दोबारा दस्तक हुई। बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। मैंने उससे कहा, मत खोलना, वो हमें मार देंगे। उसने दराज से पिस्तौल निकाली। मेरा दिल बैठ गया। मैं रोते हुए बोली, खुदा के लिए बाहर मत जाओ। वो बोला, मैं बज़दिल नहीं हूं, तुम कमरे से बाहर मत निकलना। फिर वो बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर लड़ाई, चीखो पुकार की आवाज़ें आने लगीं। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। मैं बुरी तरह कांप रही थी। खौफ से मेरी हालत ख़राब हो गई, सांस रुक रही थी। फिर मालूम नहीं कब मैं बेहोश हो गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से आंख खुली। मैं अरशद के बिस्तर पर लेटी थी, बाल बिखरे हुए, अकेली थी। रात का वाक़या याद आया तो होश उड़ गए। फ़ौरन बाहर निकली तो अरशद सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी, सर पर जख्म का निशान। मैं उसके पास गई, पूछा, वो लोग? बोला, पुलिस ने पकड़ लिया।
बाजू पर क्या हुआ? लड़ाई में गोली लगी मगर छू कर निकल गई। तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें कुछ मालूम न हुआ। अरशद वो नहीं था जो मैं समझती थी। अब वो बहुत संजीदा हो गया था, ज्यादा बात नहीं करता था, बस सिगरेट बहुत पीने लगा था। 1 महीना गुजरा तो मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अरशद ही मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चंद टेस्ट लिखे। रिपोर्ट आते ही डॉक्टर ने बताया कि मैं हामिला हूं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मतलब अरशद ने मेरे साथ बदकारी की थी, मगर कब? मुझे कुछ याद न था। न कोई नशा आवर दवा खाई थी, न उसने कुछ खिलाई थी। फिर अचानक याद आया, जिस रात डाकू आए थे मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद से अरशद का रवैया भी बदल गया था। क्या उसी रात? इस सोच ने मुझे पागल कर दिया। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली तो अरशद सामने बैठा था। पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं कुछ न बोल सकी। घर जाकर पूछने का सोचा, मगर घर पहुंचते ही होश उड़ गए। इरफान सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया, मगर अरशद का चेहरा अजीब सा था। मैं इरफान के पास गई, उसके सीने से लगकर रो दी। क्या बताती कि उसके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया। इरफान मेरा सर सहलाने लगा। बोला, रो क्यों रही हो? अचानक अरशद ने मेरा बाजू पकड़ा और झटके से मुझे इरफान से अलग कर दिया। इरफान हैरान। अरशद बोला, दूर रहो इससे। उसका लहजा सख्त था। इरफान का माथा चढ़ गया। बोला, ये बदतमीजी क्या है? फिर अरशद ने जो इंकिशाफ किया, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। बोला, तुम खूब जानते हो मैं क्या कर रहा हूं। ये मेरी बीवी है, तुम्हारी नहीं। याद है निकाह के वक्त सहन में मैं बैठा था, तुम नहीं। इजाब ओ कबूल मैंने किया था, तुमने नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि सब तुम्हारे कहने पर किया था। तुम्हें बशरी पसंद नहीं थी, तुम बाहर जाना चाहते थे, वहां की लड़की पसंद थी। तुमने कहा था कि वक्ती तौर पर मैं बशरी से निकाह कर लूं, चंद साल बाद तलाक दे दूंगा, बशरी मेरे निकाह में रहेगी। अब बताओ वापस क्यों आ गए? इरफान बोला, वो लड़की धोखा दे गई, मैं वापस आ गया। तुम बशरी को तलाक दे दो, मैं उससे निकाह कर लूंगा। ये सुनकर मुझे लगा मैं कोई खिलौना हूं। मैं चीख पड़ी। तुम दोनों भाइयों ने मेरे साथ क्या खेल खेला? एक दुनिया के सामने शादी करता है क्योंकि माँ ने बचपन से नाम जोड़ रखा था, फिर बगैर छुए इंतजार का बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। दूसरा भाई आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, बगैर बताए रिश्ता कायम करता है। मैंने रिपोर्ट्स निकालकर दोनों के मुंह पर दे मारी। इरफान चीखा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरशद बोला, ये मेरी बीवी है, मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। मैं चीखी, छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। धोखे से निकाह किया, बेहोशी का फायदा उठाया। उसने न सुना, मुझे गांव ले गया, ख्याल रखा। 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने DNA रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। बच्चा उसका नहीं था। बोला, जिस रात डाकू आए थे उन्होंने मुझ पर गोली चलाई, सर पर बट मारा, मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो वो जा चुके थे। कमरे में आकर तुम्हारी हालत देखी तो समझ गया कि उन्होंने तुम्हारे साथ बदकारी की। रिपोर्ट देखकर लगा बेहतर है कि मैं तुम्हें अपना लूं। तुम्हारा कोई कसूर न था, ये एक हादसा था। मैं पत्थराई आंखों से कभी उसे देखती, कभी बच्चे को। समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को अपनाऊं या कचरे के डब्बे में फेंक दूं। आप ही बताइए, मैं क्या करूं?